नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि अकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम बीईओ के लिए 30 टॉप क्वेश्चन का हम जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। तो इनमें से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में बीईओ की परीक्षा यानी यूपीपीएससी बीईओ की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और ये लगातार वीडियो आपको दिए जाएंगे थोड़े थोड़े समय के बाद। तो आप ऐसे इन्हें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको प्राप्त हो जाए जिससे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ये 4 घटनाएं दी हैं, इनमें से पहले कौन सी उसके बाद कौन सी हुई, उसे हम कोट के अनुसार रख सकते हैं। तो सबसे पहले चंपारण जो है सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसमें क्या था, अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या था, ये प्लेग बोनस के ऊपर थी। प्लेग बोनस कम दिया जा रहा था फैक्ट्री के मालिक के द्वारा, तो गांधी जी ने जा कर के इसको बढ़वाया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और फिर रोलेट सत्याग्रह। तो यानी 4, 3, 1, 2, तो यानी इसका आंसर हो गया बी, 4, 3, 1, 2। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह। तो चलिए चलते हैं आगे। इसका हो गया आंसर बी। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो इन्होंने की थी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा 1930 ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो चुकी थी। चलिए, वास्तुकला में 4 बाग शैली का उदय किस काल में हुआ था? वास्तुकला में 4 बाग शैली का उदय किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन है तुगलक काल, लोधी काल, सैयद काल और मुगल काल। तो इसका आंसर है मुगल काल। मुगल टाइम पीरियड में 4 बाग शैली, 4 बाग शैली ये क्या थी? ये मकबरे, वो जो मकबरे बनाने की जो है आपकी शैली थी। तो इसका जो है उदय हुआ था मुगल काल में। चलिए चलते हैं आगे। कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी गुटों के विभाजन के समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी सूरत फूट जिसे हम बोल देते हैं, सूरत फूट 1907। तो इस समय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे ईयरली, उसका अध्यक्ष कौन था 1907 में? तो रास बिहारी घोष। कौन था? रास बिहारी घोष थे। तो चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव, नारायण मल्हार जोशी। तो उत्तर बताइए। उत्तर है इसका डी, नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरण के दौरान। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? ये राजवंश दिए गए हैं, कौन किस समय के दिए गए हैं? ये दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत के सारे ये चारों राजवंश दिल्ली सल्तनत के हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो पूछ रहा है कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाले थे खिलजी वंश। और यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया, तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले थे तुगलक वंश। इन्होंने मैक्सिमम और इन्होंने मिनिमम। तो चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था।
चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित साहित्य रचनाओं पर विचार करें। ये 3 साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, रघुवंश, पंचतंत्र और मुद्राक्षस। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी रचनाएं गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। गुप्त काल के दौरान तो पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है, रघुवंशम जो कालिदास ने लिखी है, और मुद्राक्षस किसने लिखी है ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। तो ये तीनों की तीनों ही जो है गुप्त काल के दौरान लिखी गई हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो रघुवंशम, पंचतंत्र, मुद्राक्षस ये सभी गुप्त काल के दौरान ही लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं आगे। स्यादवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है। स्यादवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, शक्ति धर्म। तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी। परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र। तो इसका आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने क्या करा था, गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि ऋग्वेद में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया था। यानी जो राइट टू प्राइवेसी है उसे फंडामेंटल राइट्स माना गया था। तो किस मामले में, तो पुट्टुस्वामी मामला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुट्टुस्वामी मामले में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया था। चलिए चलते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर कुछ बॉडीज़ दे रखी है निकाय, और उधर उसका दर्जा दे रखा है कि संवैधानिक है, संवैधानिक है, कौन सा इनका दर्जा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI दे रखा है, उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद नीति आयोग। तो हम सबसे पहले नीति आयोग को देखते हैं। नीति आयोग जो है एक अधिशासी निकाय है, यानी 4 का C हो गया। तो 4 का C कहाँ है, 4 का C केवल इसमें है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा A, यानी 1 का B, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये अवैधानिक निकाय है। अवैधानिक निकाय है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। उसके बाद बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग क्या है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है। तो ये कैसा है वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है, इसका एक अनुच्छेद है। तो जिस भी संस्था या जिस भी बॉडी का कोई अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत दिया होता है तो वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। तो उसके बाद बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक वैधानिक निकाय है, एक प्रस्ताव पारित करके किया गया था इसको। नीति आयोग कैसा है, अधिशासी निकाय। तो हमारा आंसर क्या हो गया A, यानी BADC। चलिए चलते हैं आगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलो, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कुछ समितियाँ दी गई हैं और उनके अध्यक्ष नीचे दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। जैसे संघ शक्ति समिति है, संघ अगर किसी समिति के साथ लगा हुआ है तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति इसके सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियमों की समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यानी संघ समिति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू यानी B। प्रांतीय संविधान समिति के यानी D, तो यानी BD। उसके बाद प्रारूप समिति के कौन थे, C यानी B.R. अम्बेडकर। तो BDC और 4 का A, तो यानी आंसर हो गया D। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान उठा लिए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली, ये एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, पूछ रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, M. वेंकैया नायडू, मलाला यूसुफजई, अनुपम खेर। तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली पुस्तक के लेखक कौन है, एक पुस्तक भी पूछी जाती है। तो अनुपम खेर ने ये पुस्तक लिखी है।
गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जो पाचन क्रिया में भी सहायता करता है? तो हाइड्रोलिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डी आंसर है। कौन सा सूक्ष्मजीव शराब के उत्पादन में सहायक है? कौन सा सूक्ष्मजीव शराब के उत्पादन में सहायक है? ग्रीसोफुल्विन, खमीर, पेनिसिलिन, नेओमाइसिन। तो बताइए कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, खमीर यानी यीस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो आंसर है इसका विटामिन बी। पता कैसे करेंगे? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनका एक फॉर्मूला है KEDA यानी कीड़ा, यानी विटामिन KED और A ये वसा में फैट में घुलनशील होते हैं और बाकी जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो KEDA, तो बचा कौन सा? विटामिन B1। तो ये क्या है? घुलनशील विटामिन नहीं है वसा में। चलिए आगे चलते हैं। किस जीव विज्ञानी को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है और विकासवाद और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के भी प्रवर्तक वे माने जाते हैं। तो ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के राइटर हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के विकास को बाधित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के विकास को बाधित करता है? तो एथिलीन। एथिलीन क्या करता है? पौधों के विकास को बाधित करता है, लेकिन फलों को पकाने के काम भी ये आता है। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी नवीकरणीय स्रोत नहीं है। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है क्योंकि यहाँ नहीं है, पूछ सकता है। तो कौन सा नहीं है? तो हम ये देखेंगे कौन सा नवीकरणीय स्रोत पहले है, जो बच जाएगा वो नहीं है। तो नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है कि एक बार यूज कर लिया उसके बाद फिर दोबारा भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वार, जो समुद्र में उठती है लहरें उन्हें ज्वार बोलते हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। पवन यानी हवा का हम यूज कर सकते हैं। सूर्य यानी इसका भी हम यूज बार बार कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है उसका यूज हम नहीं कर सकते बार बार। तो यही क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी अनवीकरणीय स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद बात करते हैं इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर का आविष्कार किसने किया था? जो हमारी बिजली की मोटर होती है उसका आविष्कार किसने किया था? विलियम कैरियर, थॉमस एडिसन, एल्फ्रेड नोबल, निकोला टेस्ला। तो आंसर है निकोला टेस्ला। इन्होंने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन गलत तरीके से सुमेलित है? तो देखिए, प्रकाशीय स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और आयाम को मापता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युतदर्शी विद्युत आवेश को मापता है, बिल्कुल सही बात है। भूकंप मापी जल निकाय की गहराई को मापता है। भूकंप मापी है तो भूकंप को ही मापेगा, भूकंप की तीव्रता को मापेगा, तो ये गलत बात है। और मैग्नेटोमीटर चुंबकीय प्रवाह को मापता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड से, बिल्कुल सही बात है। सतलज का तिब्बत मानसरोवर, और गोदावरी का महाराष्ट्र से, लेकिन महानदी का राजस्थान से नहीं हुआ है। इज़ द राइट आंसर। ये गलत सुमेलित है, तो महानदी इसका राइट आंसर है। महानदी राजस्थान से नहीं हुआ। चलिए, साइबेरियाई सारस एक प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी सर्दियां बिताने के लिए ये आता है? तो ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें साइबेरियन सारस प्रतिवर्ष आता है और अपनी सर्दियां बिताने के लिए यहीं जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। बात करते हैं कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ? मणिपुर की लोकटक झील में।
मणिपुर की लोकटक झील में ये है और ये भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, मणिपुर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, अबू धाबी, लंदन और न्यूयॉर्क। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। बात करते हैं मिनी माता रोग किसके संदूषण के से का होता है? मिनी माता जो रोग है वो किसके कारण हो जाता है? तो फ्लोराइड, पारा, कैडमियम, सीसा। तो ये पारा के कारण होता है मिनी माता रोग। और ये जो फ्लोराइड है इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा कैंसर। फ्लोराइड यानी ऑर्सेनिक टाइप जो होता है तो उससे त्वचा कैंसर होने की चांस रहते हैं। और जो कैडमियम है इससे इटाई हो जाता है और मिनी माता पारा से होता है। सीसा के कारण कौन सा रोग होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर चेक कीजिए और बताइए लेड से कौन सा रोग होता है। चलिए चलते हैं आगे। ला नीना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ला नीना एक क्या है? एक महासागरीय धारा है। इसके बारे में विचार करना है। तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ला नीना एक घटना है जो पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य महासागरीय सतह के तापमान की तुलना में ठंडे तापमान का वर्णन करती है। दूसरा कह रहा है पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। तो बताइए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सी, दोनों एक और दो। पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है क्योंकि ला नीना एक घटना है जो पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य महासागर के सतह के तापमान की तुलना में ठंडे तापमान का वर्णन करती है। इसलिए पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। तो आंसर सी। चलिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये 0 डिग्री, ये 23.5, यहाँ सारे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इनकी विशेषता पूछ रहा है क्या होगी? पेड़ों का ना होना, न्यूनतम जैव विविधता, न्यूनतम उत्पादकता, उच्चतम जैव विविधता। तो सिंपल सी बात है, उच्चतम जैव विविधता यहाँ पाई जाएगी, यानी हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में केवल इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हम लगातार देने वाले हैं BEO का एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।